तो आज हम एक ऐसे सवाल की परतें खोलने वाले हैं जो हर इंडस्ट्रियल सेटअप के दिल में बसता है। क्या एक कंपनी जब वो गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो, अपने कर्मचारियों की वेजेस में कटौती कर सकती है? सुनने में एक सीधा साधा बिजनेस प्रॉब्लम लगता है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1958 के एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, एमसी क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स वर्सेस इट्स वर्कमेन। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इंडियन इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन का एक मजबूत पत्थर है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब वो फिलॉसफी, वो सोच जो कानून के पीछे काम करती है। एग्जैक्टली। और इस केस ने भारत में मैनेजमेंट और लेबर के रिश्ते को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी कानूनी दस्तावेज को डाइसेक्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ अलाउंसेस को लेकर हुए एक डिस्प्यूट से, लेकिन ये ख़त्म होती है भारत में मिनिमम वेज की अनशेकेबल प्रिंसिपल की स्थापना पर। हम इसके निटी-ग्रिटी, इसके कोर लीगल आर्ग्यूमेंट्स और जस्टिस गजेंद्र गडकर के उन शब्दों को समझेंगे जिन्होंने इतिहास रच दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है मिस क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स बेलूर और उनके वर्कमैन के बीच। लेकिन ये विवाद रातों रात खड़ा नहीं हुआ, इसकी एक हिस्ट्री है। एग्जैक्टली। विवाद का केंद्र थे 3 स्पेसिफिक पेमेंट्स: 2 आवर्स कंसेशन, फैसिलिटी बोनस और फूड कंसेशन। ये कोई नई चीज नहीं थी, कंपनी ने कई सालों से देती आ रही थी। लेकिन मार्च 1952 में कंपनी ने अचानक हैवी फाइनेंशियल लॉसेस का हवाला देते हुए इनमें कटौती करने का एक नोटिस जारी कर दिया। और यहीं से पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पहली बार नहीं था कि वेजेस को लेकर तनाव बना हो। हमारे सोर्सेज 1947 और 1950 के ओमनीबस इंजीनियरिंग ट्रिब्यूनल अवार्ड्स का भी जिक्र करते हैं। ये अवार्ड्स क्या थे और क्यों रेलेवेंट है? देखिए, आज़ादी के ठीक बाद का दौर था, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट काफ़ी था, तो सरकार ने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए थे। इन अवार्ड्स ने पहली बार वेस्ट बंगाल की इंजीनियरिंग फर्म्स के लिए एक बेसिक वेज स्ट्रक्चर और डियरनेस अलाउंस का स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की थी। क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स भी इसका हिस्सा थी। तो एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा था कि वेजेस मनमानी नहीं हो सकती, उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। राइट। और इसी बैकग्राउंड में एक और अहम घटना हुई, श्री जी पालित की आर्बिट्रेशन। ये क्या मामला था? 1950 में कंपनी ने वर्कर्स को एनुअल इंक्रीमेंट देने से मना कर दिया। मामला आर्बिट्रेटर श्रीजी पालित के पास गया। उन्होंने न सिर्फ वर्कर्स के पक्ष में फैसला सुनाया, बल्कि मैनेजमेंट को एक वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया, एक चेतावनी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? और उनके शब्द बहुत इंसाइटफुल थे। सोर्स डॉक्यूमेंट उन्हें कोट करता है, इट विल बी प्रूडेंट फॉर द कंपनी टू हैव अ हाइट बाउंड वेज स्ट्रक्चर instead of having so many flexible component parts of the wage, which merely will create unrest. हाइट बाउंड वेज स्ट्रक्चर मतलब एक फिक्स्ड, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल वेज स्ट्रक्चर। हाँ, जिसमें ज्यादा फ्लेक्सिबल पार्ट्स ना हो जिन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। बेसिकली एक ऐसी सलाह जिसे कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। बुरी तरह नजरअंदाज किया। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने कटौती का रास्ता चुना। जॉइंट कंसल्टेशंस फेल हुई और नतीजा ये हुआ कि 52 वर्कमेन को डिस्चार्ज और 227 को रिट्रेंच कर दिया गया। मामला जाहिर है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने पहुंच गया। और ट्रिब्यूनल के सामने सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल सवाल यही था, ये जो कंसेशनल पेमेंट्स थे, इनका लीगल कैरेक्टर क्या था? क्या ये मैनेजमेंट का एक तोहफा, एक बाउंटी थी जिसे वो अपनी मर्जी से जब चाहे वापस ले सकती थी? यही कंपनी का मेन आर्ग्यूमेंट था और शुरू में 6th इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने इसे मान भी लिया। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि ये पेमेंट्स वर इन द नेचर ऑफ बाउंटी, gratuitously paid and could be withdrawn by the appellant at its pleasure. मतलब एक नजराना था, कोई हक नहीं, एक गिफ्ट जिसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं थे। सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लेबर एपेलेट ट्राइब्यूनल ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। ये एक बैक ट्विस्ट था। बिल्कुल। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल का क्या कहना था? एपेलेट ट्राइब्यूनल का नजरिया फंडामेंटल रूप से अलग था। उन्होंने 2 बहुत मजबूत बातें कहीं। पहली कि वर्कमैन इन पेमेंट्स को फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम एज ऑफ राइट एंजॉय कर रहे थे, यानी वो इसे एक अधिकार की तरह देख रहे थे। एज ऑफ राइट, ओके। और दूसरी जो सबसे क्रूशियल थी कि ये पेमेंट्स अब हैव बिकम अ टर्म ऑफ द कंडीशंस ऑफ देयर सर्विस। मतलब ये अब कोई गिफ्ट नहीं रहा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक अनरिटन इम्प्लाइड हिस्सा बन गया है। ये तो बाउंटी आर्ग्यूमेंट की जड़ पर ही चोट थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात को किस लीगल ग्राउंड पर सही ठहराया? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रिलियंट मूव चली। उन्होंने कंपनी के खिलाफ किसी बाहरी सबूत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कंपनी के अपने ही एविडेंस को उनके खिलाफ कर दिया। अच्छा। स्पेसिफिकली उनके लेबर ऑफिसर श्री जयसुखलाल शाह की गवाही को। तो लेबर ऑफिसर ने ऐसा क्या कह दिया? श्री शाह ने क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद एडमिट किया कि फैसिलिटी बोनस कोई तोहफा नहीं था, बल्कि डियरनेस अलाउंस की तरह ही इन एडिशनल अलाउंस फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग था, महंगाई से लड़ने के लिए एक भत्ता। इंटरेस्टिंग। और 2 आवर्स अलाउंस के बारे में उन्होंने माना कि वो इसलिए दिया गया था क्योंकि द वर्कर्स डिमांडेड एंड इट वाज पॉसिबल टू पे इट एट दैट टाइम। ये कोई मैनेजमेंट की उदारता नहीं थी, बल्कि वर्कर्स के डिमांड और कंपनी की उस वक्त की कैपेसिटी का नतीजा था। ये तो कानून का एक क्लासिक मामला है जहां आपकी अपनी गवाही ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। इसेंशियली द कंपनी इनक्रिमिनेटेड इटसेल्फ। प्रिसाइजली अदालत ने बाउंटी के इस दिखावे को भेद दिया। सोर्स जजमेंट के पैराग्राफ 53 का जिक्र करता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी शक के अपना फाइनल फाइंडिंग दिया। और मैं कोर्ट के शब्दों को कोट कर रही हूं, इन एसेंस एंड इन सब्सटेंस दे फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस पेएबल टू द वर्कमैन। वाओ! तो इस एक लाइन के साथ कंपनी का पहला और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्कुल। ये तो ये बात कि वो पेमेंट्स वेज का हिस्सा थे, लेकिन कंपनी का एक और भी बड़ा तर्क था, और सच कहूं तो सरफेस लेवल पे वो काफी लॉजिकल लगता है। उनके वकील मिस्टर सेन ने दलील दी कि जिस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने पर वेजेस बढ़ाई जाती हैं, उसी तरह बिजनेस में हैवी लॉसेस होने पर वेजेस घटाई भी जानी चाहिए। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, राइट? इसमें क्या गलत है? अगर इसे सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन की तरह देखें तो ये गलत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की यही खासियत है कि उन्होंने इस तर्क को सिरे से खारिज नहीं किया। जस्टिस गजेंद्र गडकर ने पैराग्राफ 37 में इसे डायरेक्टली एड्रेस किया। ओके, क्या कहा उन्होंने? उनके शब्द सुनने लायक हैं। Considered as a general question in the abstract, it must be answered in favor of Mr. Sen. We do not think it would be correct to say that in no conceivable circumstances can the wage structure be revised to the prejudice of workmen. लेकिन ये तो विरोधाभासी लगता है। अगर अदालत सिद्धांतिक रूप से मान रही है कि मजदूरी घटाई जा सकती है, तो फिर इस केस का नतीजा क्राउन एल्युमिनियम के खिलाफ क्यों गया? यहाँ जरूर कोई बड़ा पेंच होगा। बिल्कुल, और यही इस केस का हार्ट एंड सोल है, क्योंकि इस जनरल प्रिंसिपल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी, एक एब्सोल्यूट लिमिटेशन लगा दी, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, और इसी लिमिटेशन से इंडियन जुरिस्प्रूडेंस में मिनिमम वेज डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। ये वो मोमेंट था जब ये केस एक आम डिस्प्यूट से एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। तो ये शिफ्ट आया कैसे? इसकी फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग क्या थी? इस शिफ्ट को समझने के लिए हमें उस दौर के फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। कोर्ट सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पुराने रिजिड सिद्धांत को चैलेंज कर रहा था। पैराग्राफ 29 में कोर्ट कहता है, द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and the doctrine of laissez-faire have yielded place to new principles of social welfare and common good. वाओ, laissez-faire! ये टर्म हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है। इसका मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लेट द मार्केट डिसाइड। तो कोर्ट कह रहा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ उनकी प्राइवेट डील नहीं है। एग्जैक्टली। कोर्ट कह रहा था कि आजाद भारत के संविधान के तहत, जहां सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एक वादा है, हम लेसे फेयर की आड़ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को नहीं छोड़ सकते। अदालत सिर्फ एक पैसिव अंपायर नहीं हो सकती, उसे सोशल वेलफेयर के लक्ष्य को एक्टिवली परस्यू करना होगा। राइट। इसी सोच के तहत कोर्ट ने वेजेस का फ्रेमवर्क समझाने के लिए उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा। ये बहुत जरूरी है। वो 3 कैटेगरीज क्या थी? पहली, लिविंग वेज। ये एक आइडियल है, एक एस्पिरेशनल गोल। ये वो मजदूरी है जो सिर्फ जरूरतें ही नहीं, बल्कि एक इंसान को एजुकेशन, हेल्थ और थोड़ी कंफर्ट के साथ एक डिसेंट लाइफ जीने का मौका दे। ओके, द आइडियल सिनेरियो। दूसरी, फेयर वेज। ये लिविंग वेज से कम लेकिन मिनिमम वेज से ज्यादा होती है। इसे तय करते वक्त इंडस्ट्री की कैपेसिटी टू पे, उस रीजन में प्रिवेलिंग वेजेस, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। So it's a middle path. हाँ, एक तरह से। और तीसरी, सबसे फंडामेंटल, मिनिमम वेज। कोर्ट ने इसे पॉवर्टी लेवल या फ्लो लेवल कहा,
ये वो बेयर सब्सिस्टेंस वेज है जो एक वर्कर और उसके परिवार को जिंदा रहने के लिए फूड, शेल्टर और क्लोथिंग जैसी बेसिक नेसेसिटीज के लिए चाहिए। दिस इज द एब्सोल्यूट बॉटम लाइन। और इसी मिनिमम वेज को लेकर कोर्ट ने वो ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। हाँ, वो सिद्धांत जो आज भी इंडस्ट्रियल लॉ की नींव है। पैराग्राफ 35 और 36 से ये कोट्स वर्बेटिम सुनने चाहिए, क्योंकि इनकी भाषा में ही इनकी ताकत छिपी है। सिद्धांत का पहला हिस्सा है, There is, however, one principle which admits of no exceptions. No industry has a right to exist unless it is able to pay its workmen at least a bare minimum wage. No exceptions. No right to exist. ये बहुत ही पावरफुल और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये और भी मजबूत होता है। कोर्ट आगे कहता है, इफ एन एम्प्लॉयर कैनॉट मेंटेन हिज एंटरप्राइज without cutting down the wages of his employees below even a bare subsistence or minimum wage, he would have no right to conduct his enterprise on such terms. So what does this all mean in simple terms? इसका मतलब है कि मिनिमम वेज देना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि किसी भी इंडस्ट्री के अस्तित्व की पहली शर्त है। बिल्कुल, आप बिजनेस चलाने के लिए अपने वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर नहीं धकेल सकते। Financial loss is not a valid excuse to go below this floor. तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर सेन के दोनों मेन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशियली फेल माना। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ इस कन्वेंशन पर आधारित नहीं था कि वेजेस कम नहीं की जा सकती। ट्रिब्यूनल ने फैक्ट्स को भी देखा था। उन्होंने माना था कि जो भारी रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी हुई है, उससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सुधरेगी। ओके। और सबसे जरूरी बात जो पैराग्राफ 45 में मेंशन्ड है, अपेलेट ट्रिब्यूनल ने ये फाइंडिंग दी थी कि जो वेजेस दी जा रही हैं वो आर द irreducible minimum or may at best be in the region of fair wages with a small margin over the minimum wage. अच्छा, तो क्योंकि वेजेस पहले से ही मिनिमम फ्लोर पर या उससे बस जरा सी ऊपर थीं, उन्हें और कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, एक और दिलचस्प बात सामने आई थी, ड्यूअल स्केल ऑफ वेज स्ट्रक्चर का आइडिया। ये क्या था? ये एपेलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से निकली एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन थी। उनके फैसले से एक यूनिक सिचुएशन बन गई। एक वेज स्ट्रक्चर मौजूदा कर्मचारियों के लिए था, जिसमें उनके पुराने हायर वेजेस को प्रोटेक्ट किया गया। बिल्कुल। और एक दूसरा थोड़ा कम वेज स्ट्रक्चर नए आने वाले कर्मचारियों के लिए तय किया गया। अच्छा, तो दो अलग-अलग पे स्केल्स एक ही कंपनी में। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिस्टिंग वर्कमैन के हक में किए गए इस मॉडिफिकेशन को सही ठहराया। उन्होंने माना कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और पुराने कर्मचारियों की अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करने के बीच बैलेंस बनाने का एक फेयर तरीका था। तो इस पूरी गहरी पड़ताल से 3 बड़ी बातें क्रिस्टल क्लियर होकर निकलती हैं। पहली, किसी भी इंडस्ट्री को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं दे सकती। ये एक नॉन नेगोशिएबल फ्लोर है और फाइनेंशियल डिफिकल्टी इसके नीचे जाने का लाइसेंस नहीं है। दूसरी, जो पेमेंट्स रियायत या बाउंटी के तौर पर शुरू होते हैं, वो अगर लंबे समय तक और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाएं, तो वो एम्प्लॉई का इम्प्लाइड राइट और वेज स्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। वो टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन बन जाते हैं। राइट। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पुराने कठोर सिद्धांत से नहीं, बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के व्यापक सिद्धांतों से देखा जाना चाहिए। क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स का ये फैसला आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये एक शील्ड है जो पावर डायनामिक को बैलेंस करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लिबर्टी सोशल वेलफेयर के बड़े लक्ष्य के अधीन रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज की गिग इकोनॉमी के दौर में, जहां एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा ही धुंधली हो रही है, जहां वर्कर्स को पार्टनर्स या फ्रीलांसर्स कहा जाता है, वहां मिनिमम वेज का ये फंडामेंटल सिद्धांत कितना और कैसे लागू होता है? That's a very relevant question. क्या ऐप बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स के लिए भी ये फ्लोर लेवल प्रोटेक्शन मौजूद है, या हमें 21वीं सदी के लिए एक नए क्राउन एल्यूमिनियम जजमेंट जैसे लीगल प्रिंसिपल्स की जरूरत है?